हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये क्रॉनिकल का जो करंट अफेयर्स है वो आपको जुलाई 2024 का एडिशन। ठीक है, वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। प्रतियोगिता दर्पण को ऑलरेडी कवर कर दिया गया है, आप हमारे चैनल के पेज से देख सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2024 को, साथ में आपको स्पीडी के वीडियो को भी आ गया है, स्पीडी वन लाइनर। ठीक है, स्पीडी का वन लाइनर का वीडियो भी आ चुका है। एमसीक्यूज का भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो देखा जाए तो 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 मतलब ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। सूचकांक में जो कुल देश शामिल हैं वो है 119, और इसमें भारत का जो स्थान है वो है 39वां। ठीक है, देखा जाए तो इस सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया और निम्न निम्न मध्यम आय वाले देशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है। ठीक है, और 7 के समग्र सूचकांक स्कोर पर, जहां एक सबसे खराब है, मतलब जो स्कोरिंग दिया गया है वो 0 से 7 के बीच है। ठीक है, और जो एक है, सॉरी, 1 से 7 के बीच है, और जो एक है वो सबसे खराब है, और जिसका स्कोर 7 है वो सबसे अच्छा है। और उसी में अगर भारत का स्कोर देखा जाए तो वह 4.25 स्कोर है। ठीक है, देखिए इस सूचकांक में जो प्रथम 5 स्थान है, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा स्पेन, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस और पांचवा ऑस्ट्रेलिया का। चलिए आगे देखें, तो यूरोप और एशिया प्रशांत में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं ने इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन किया है। रैंकिंग में भारत की महत्वपूर्ण छलांग वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। ठीक है, 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। तो देखा जाए तो 16 मई को फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया नामक सूची जारी की, और ये सूची जो है वो 9वां संस्करण जारी किया गया। इस सूची में शामिल जो है कुल 300 लोगों में से 86 जो है वो भारतीय हैं। ठीक है, मतलब 300 लोगों का जो सूची जारी हुआ है उसमें से कुल 86 भारतीय हैं। और देखा जाए तो भारतीय व्यक्ति में स्टैटिक स्टैटिक के सह संस्थापक अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा, फिर द डिस्पोजल कंपनी के संस्थापक भाग्यश्री जैन भी शामिल हैं। इस सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 वर्ष से कम उम्र के युवा उद्यमी, नेताओं और अग्रणी उद्यमियों, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले तथा कारोबार जगत में बदलाव लाने वालों का नाम इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। तो देखा जाए तो 7 मई 2024 को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की है। और रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ था, जो कि विश्व के देशों में सबसे अधिक है। और इस प्रकार भारत 100 बिलियन यानी 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस, ये जो 5 हैं, ये 5 कंट्री जो है वो शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया के 3 देश, जिसमें आपको भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, और विश्व में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण के ये शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में से एक है। ठीक है, और देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 2022 में छठे और 8वें सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रेषण प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने क्रमशः लगभग 30 बिलियन डॉलर और 21.5 बिलियन डॉलर प्राप्त किया। ठीक है, पाकिस्तान ने प्राप्त किया कितना, 30 बिलियन डॉलर, और बांग्लादेश ने 21.5 बिलियन डॉलर। चलिए आगे देखें, अगला है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2024। तो 8 मई 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 यानी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा
और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। ठीक है, भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। ठीक है, और भारत में वर्ष 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की गई। वर्ष 2023 में जो वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान है वो 5.5% था। भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की है। भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सबसे अधिक वृद्धि यानी 18 टेरावाट घंटा से अधिक दर्ज की है। सौर ऊर्जा ने लगातार 19वें वर्ष विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ते विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसमें कि आगे कि वर्ष 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 की तुलना में 6 गुना अधिक हो गया, जबकि भारत में इसी अवधि के दौरान 17 गुना वृद्धि दर्ज हुआ। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी जो है वर्ष 2015 में वो 0.5% से बढ़कर वर्ष 2023 में 5.8% हो गया। ठीक है, भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 0.5 से 5.8% हो गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2024 आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। ठीक है, यहां गलत हो गया है। ठीक है, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2024। ठीक है, देखिए 14 मई 2024 को जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी IDMC द्वारा 2024 का आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, और वर्ष 2023 में जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष के 71.1 मिलियन से बढ़कर 75.9 मिलियन हो गई। कुल में से 68.3 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण तथा 7.7 मिलियन लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुए। मौसम संबंधी आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन 2022 की तुलना में 2023 में 1/3 कम हो गया। देखा जाए सूडान, सीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कोलंबिया और यमन विश्व के लगभग आधे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की मेजबानी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम। तो देखा जाए तो 6 मई 2024 को जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान और आम जनता दूरबीन और बाइनोक्यूलर उधार ले सकते हैं और निर्धारित अवधि के लिए अपने परिसर में इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए 16 से 17 मई 2024 को ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित की गई और कार्यशाला में टेलीस्कोप ऑप्टिक्स, रखरखाव, दिन के समय खगोल विज्ञान, रात्रि आकाश अवलोकन और एस्ट्रोफोटोग्राफी जैसे विषय शामिल किए गए। ठीक है, इस कार्यशाला में जो शामिल किए गए हैं और इस कार्यक्रम की देखा जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा जाए तो सौर गतिविधियों पर नजर रखने में रुचि रखने वाले जो प्रतिभागी हैं उसे विशेष प्रायोजन सौर दूरबीनों से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजना। तो देखा जाए तो 9 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस योजना का लक्ष्य जो है वो है 15,000 महिलाओं को कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे। हैदराबाद और नोएडा में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के 2 केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसके तहत 20-20 महिलाओं के विशेष बैचों में 500 महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी DGCA द्वारा अनुमोदित 15 दिवसीय पाठ्यक्रम इन केंद्रों पर रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के प्रशिक्षकों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, DGCA के द्वारा किया जाएगा, 15 दिवसीय पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के प्रशिक्षकों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये जो पहल है वो
महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए कौशल से लैस करने को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान जो है एनएसटीआई बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा और महिंद्रा समूह जो है वो सिमुलेशन मशीनरी, प्रशिक्षकों और परिचालन लागत में सहायता करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव। तो देखा जाए तो 17 मई 2024 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो डीपीआईआईटी है उसने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में पहली बार ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया। और यह आयोजन जो है वो डीपीआईआईटी की दो प्रमुख पहलों, स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से के मध्य एक अनूठा सहयोग है। इस कार्यक्रम में हाइब्रिड मोड में लगभग 5000 स्टार्टअप्स की भागीदारी हुई और अब तक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेता हैं, जिनमें से 70% से अधिक जो है वो छोटे और मध्यम आकार के विक्रेता हैं। देखा जाए तो भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है उद्यमियों का समर्थन करना और भारत में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, और जो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क वर्ष 2021 में लॉन्च की गई है उसकी एक पहल है। इसका जो उद्देश्य है वो है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित। तो देखा जाए तो हाल ही में भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की। और ये सुविधाएं जो है वो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के निकट न्योमा एवं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में स्थित है। पूर्वी लद्दाख में यह स्थान जो है वो टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां सर्दियों में तापमान बेहद कम होता है, T-90 और T-72 टैंक और K9 वज्र स्वचालित हॉइजर आदि को रखने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। ये सुविधाएं उबड़ खाबड़ इलाकों में और 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान वाले जो चुनौतीपूर्ण मौसम में भी लड़ाकू बेड़े को परिचालन के लिए तैयार रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला। तो 15 से 17 मई को मध्य कोची में स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, और कार्यशाला का जो थीम था वो था हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। ठीक है, अब देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यशाला दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी और इसमें 3 देशों की नौसेनाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता जो है वो सहायक नौसेना स्टाफ प्रमुख विदेशी सहयोग एवं खुफिया रियर एडमिरल निर्भय बापना द्वारा तथा इसकी सह अध्यक्षता रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के कमोडोर पॉल ओ ग्रेडी कमोडोर फ्लोटिलास ने की। इस कार्यशाला के दौरान होने वाली जो सभी चर्चाएं हैं वो हिंद महासागर क्षेत्र में वर्तमान अवसरों और चुनौतियों सहित विभिन्न विषयों पर केंद्रित थी। ठीक है, नेक्स्ट है रन फॉर सन मैराथन। रन फॉर सन मैराथन देखा जाए तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। और इस मैराथन का आयोजन जो है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। रन फॉर सन मैराथन को जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ठीक है, और रन फॉर सन मैराथन में 3 किलोमीटर
और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के समारोह का एक अन्य आकर्षण सोलर स्टॉप्स सोलर स्टॉप्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये जो सोलर स्टॉप्स हैं वो विभिन्न प्रकार के तत्वों वाले कियोस्क हैं। ठीक है, और जो कि सौर ऊर्जा के महत्व को सामने लाते हैं। ये सोलर स्टॉप जो है वो 6 भारतीय शहरों जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, वडोदरा, गुवाहाटी, वाराणसी और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है मंगलुरु में सैल कला का पहला साक्ष्य। तो देखा जाए तो कर्नाटका के उडुपी जिले में स्थित एमएसआरएस कॉलेज के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर टी मुरुगेशी के अनुसार मंगलुरु शहर में सैल कला यानी रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य पाया गया। पुरातत्वविदों को सैल कला का यह पहला साक्ष्य बोलूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के निकट मिला है। ठीक है, बोलूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के निकट मिला है। और यह सैल कला जो है, सैल कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है, जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाई गई है। ये पदचिन्ह संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईसा में बनाए गए हैं। ठीक है, और सैल कला यानी रॉक आर्ट प्राचीन प्राकृतिक पत्थर पर बने मानव निर्मित चिन्ह या चित्र मूर्तियां हैं। रॉक कला में चित्र या पेंटिंग, नक्काशी या शिलालेख, उत्कीर्णन पैटर्न में रखी गई जो चट्टाने हैं उसके जियोग्लिफ शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में 57 यानी 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी तथा प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में साइबर स्टेशन पहले से ही कार्यरत है। शेष 57 जिलों में ऐसे पुलिस स्टेशन शुरू किए जाएंगे। ठीक है, 19 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने 75 जिलों में से प्रत्येक में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दी थी। आदर्श आचार संहिता हटाने और आम चुनाव के समापन के बाद इन स्टेशनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी रैंक का एक पुलिस अधिकारी इन स्टेशनों को संचालित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील। देखा जाए तो बिहार के बेगूसराय में स्थित प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल रही यह झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे झील की गोखुर झील है। ठीक है, मीठे जल की गोखुर झील है। इसे काबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनी। ये उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र को कवर करती है और ये आर्द्र भूमि मध्य एशिया फ्लाईवे जहां पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग स्थल है, जहां 58 यानी 58 प्रवासी जल पक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भोपाल में पहले शहरी संग्रहालय यानी सिटी म्यूजियम का स्थापना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल सिटी म्यूजियम की स्थापना मोती महल के बाएं भाग में कर रहा है। इस म्यूजियम में पर्यटक 6 जून 2024 से आदिवासी समुदायों के विविध सांस्कृतिक पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं। 11 दीर्घाओं वाले प्रस्तावित संग्रहालय भोपाल और मध्य प्रदेश के समृद्ध इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, पत्थर के औजारों, पुरातात्विक खोजों, राजाओं एवं रानियों का पोशाक, प्राचीन मूर्तियां, मंदिर के अवशेष आदि उत्कृष्ट कलाओं का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और जनजातीय समुदाय की जीवन शैली समझाने तथा देखने के लिए
संग्रहालय में प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियां जैसे गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, सहरिया और कोल के 7 घर मौजूद होंगे। मध्य प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय मोती महल के दाहिने हिस्से में परमार शासक राजा भोज के सम्मान में एक संग्रहालय भी स्थापित करेगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा। तो देखा है तो हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने के हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स के साथ साथ साझेदारी की है। 1 जून से 3 जून 2024 के मध्य नक्षत्र सभा जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी और इस आयोजन में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य जो है वो खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाना है। नक्षत्र सभा तारों को देखने, विशेष रूप से सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस अभियान का लक्ष्य है स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना एवं रोजगार के नए अवसर सूचित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पिरुल लाओ पैसे पाओ। पिरुल लाओ पैसे पाओ ये अभियान है और ये 8 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया। ठीक है, वन में जो अग्नि आग लगाई जाती है उसको उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन का शुरुआत किया गया। यह मिशन जो है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है और इसके तहत पिरुल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 50 रुपए किलो के हिसाब से पिरुल खरीदा जाएगा। इस मिशन को संचालन जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का कॉप्स फंड अलग से रखा जाएगा। पिरुल का तात्पर्य है चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है और पिरुल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। चलिए आगे देखें। तो इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले की चकोड़ी धनाड़ी गांव में पिरुल के उपयोग से बिजली पैदा करने के लिए 25 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। और देखा जाए तो भारत का जो वन स्थिति है उसकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखें तो उत्तराखंड राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% यानी कि 24,305 वर्ग किलोमीटर वन है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार तेंदुआ बिल्ली। तो देखा जाए तो 12 मई 2024 को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रियोनेलुडस बेंगालेसिस। ठीक है, और यह फेलिडी यानी फेलिडी परिवार से संबंधित है। यह अपने तेंदुए जैसे रंग के लिए प्रसिद्ध है। फेलिडिस या जंगली बिल्लियों की 15 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं जो कि वैश्विक फेलिड विविधता का 40% से अधिक है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व का नाम पेंच नदी के नाम पर पड़ा जो 740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है कि महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून। तो देखा जाए तो 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया। कानून के अनुसार देखा जाए तो यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के अंदर इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करना आवश्यक है। इस कानून का जो उद्देश्य है वो है कि महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा या घृणा को उकसाने जैसे आपराधिक कृत्यों से बचाना है। ठीक है, और इस कानून के तहत देखा जाए तो अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
इसके अतिरिक्त यदि नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है, जैसे कि पति पत्नी या पूर्व पति, तो कानून इसे अधिक दंड देने का भी प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आंद्रेज प्लेंकोविक। आंद्रेज प्लेंकोविक तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री। तो 17 मई को क्रोएशियाई संसद ने प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक के नेतृत्व वाली जो यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है, उसके प्रभुत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रेज प्लेंकोविक का यह तीसरा कार्यकाल है। उनके नेतृत्व में ये 2016, 2020 और 2024 में लगातार 3 बार चुनावी जीत हासिल की। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप यानी कि बाल्कन के पानोनियन प्लेन और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और यह 1 जुलाई 2013 से यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ। तो 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा को मंजूरी दे दी। अबू धाबी के कसर अल वतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा इसकी घोषणा की गई। यूएई के द्वारा शुरू किया गया यह वीजा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो कि उन व्यक्ति के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए। ठीक है, और इस पहल का जो उद्देश्य है वह है कि पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में रूस द्वारा तेल व गैस की खोज। तो हाल ही में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स एनवायरनमेंट ऑडिट कमेटी को सौंपे गए सबूत के अनुसार रूस ने अंटार्कटिका के ब्रिटिश क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की है। खोजे गए भंडार में लगभग 511 बिलियन बैरल होने का अनुमान है, जो कि पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर के उत्पादन का लगभग 10 गुना है। अंटार्कटिक वर्तमान में 1959 की अंटार्कटिक संधि के अधीन है, जिसके अनुसार क्षेत्र में सभी तेल निष्कर्ष गतिविधियों पर रोक लगाई गई। यह संधि यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई है कि इस क्षेत्र का प्रयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए और यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण नहीं बन सके। 1976 में संधि पर हस्ताक्षर करने वालों ने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एहतियात दृष्टिकोण अपनाते हुए अंटार्कटिका में खनिजों की खोज और दोहन पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर। तो देखा जाए तो 14 से 15 मई 2024 के मध्य वॉशिंगटन डीसी में अफ्रीका पर भारत और अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व जो है वो भारत की ओर से आर्थिक और दक्षिणी अफ्रीका मामलों के अतिरिक्त सचिव पुनीत आर कुंडल ने किया। अफ्रीका पर भारत अमेरिका संवाद का उद्देश्य है विचारों और दृष्टिकोण को साझा करना और अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए संस्थागत तकनीकी और द्विपक्षीय तालमेल विकसित करने के तरीके तलाशना। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संबंधित शक्तियों का लाभ उठाते हुए अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकासात्मक परियोजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना और उनका समर्थन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जॉन सॉयनी, स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री। तो देखा जाए तो 8 मई को एडिनबर्ग में एक औपचारिक समारोह में शपथ लेने के बाद जॉन सॉयनी स्कॉटलैंड के 7 में प्रथम मंत्री बन गए। ठीक है, 7वें नहीं बल्कि 7वें हैं, 7वें प्रथम मंत्री बन गए। ठीक है, 7वें। और देखा जाए तो
प्रथम मंत्री जो है वो स्कॉटिश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। जॉन स्वाइनी ने 2014 से 2023 तक उप प्रथम मंत्री के रूप में कार्य किया और वह यूनाइटेड किंगडम के हस्तांतरण के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उप प्रथम मंत्री रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत भूटान के मध्य पांचवी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक। तो देखा जाए तो 6 से 7 मई 2024 के मध्य लद्दाख के लेह में भारत और भूटान के बीच पांचवें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोलने, नए व्यापार मार्गों को अधिसूचित करने, बुनियादी ढांचे के विकास, पारगमन प्रक्रियाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण, तस्करी की रोकथाम, समन्वित सीमा पार प्रबंधन तथा सीमा शुल्क डेटा के आगमन पूर्व आदान प्रदान आदि कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आयात और निर्यात दोनों के मामले में भारत भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। ठीक है, आयात और निर्यात दोनों के मामले में देखा जाए तो भारत जो है वो भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है और वर्ष 2022-23 में भूटान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1615 मिलियन डॉलर का था, जो कि भूटान के कुल व्यापार का 80% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला है एडीबी द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति हेतु ऋण की मंजूरी। तो देखा जाए तो एडीबी यानी एशिया विकास बैंक ने सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलेपन को बढ़ाने तथा आधुनिकीकरण में मदद करने के लिए 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को जलवायु प्रूफ, आधुनिक एवं मजबूत बनाना है। यह परियोजना जो है वो सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल का पूरी तरह से समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य है घरों, उद्योगों, व्यवसायों और लोगों के लिए 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना। एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजना सिक्किम की विद्युत वितरण प्रणाली को लगभग 770 किलोमीटर के जलवायु लचीले माध्यम वोल्टेज भूमिगत कंडक्टरों के साथ उन्नत करके इसका आधुनिकीकरण करेगी। ठीक है, और यह वितरण जो है वो नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए 580 किलोमीटर पुराने और कम क्षमता वाले अनावृत कंडक्टरों यानी बेयर कंडक्टर्स को नए कंडक्टरों में बदल देगा। यह परियोजना जो है वो 26 मौजूदा बिजली सबस्टेशनों को अपग्रेड करेगी, जिसमें पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली की स्थापना, दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग की 15,000 इकाइयां स्थापित करना और 28 गांव में बिजली संरक्षण और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात। तो देखा जाए तो हाल ही में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। जुलाई 2023 में विशेष रूप से घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और देखा जाए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से मॉरिशस को चावल निर्यात करने की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन भारत से गैर बासमती चावल के प्रमुख आयातकों में से एक है और धान की फसल के क्षेत्रफल में गिरावट के कारण कम उत्पादन की चिंताओं के बीच भारत ने सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला पांचवा देश। तो देखा जाए तो 23 मई 2024 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 5.05 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 420.22 लाख करोड़ रुपए हो गया।
अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद भारत जो है वो पांचवा देश है जिसका बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया। भारत के बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात यानी एम कैप टू जीडीपी में 15 वर्ष के उच्चतम स्तर यानी 140.2% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मार्च 2023 के अंत में 95.8% की तुलना में काफी अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन की आपूर्ति। तो 18 मई 2024 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन यानी XP100 की अपनी पहली खेप निर्यात की और यह उत्पाद प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए तैयार किया गया। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का इस ट्रस्ट पर शिपमेंट को हरी झंडी दिखाते हुए इंडियन ऑयल के निदेशक विपणन ने कहा कि यह तीसरी बार है जब कंपनी किसी उत्पाद को विदेश ले जा रहा है और यह भारत से दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भेजने की कंपनी की क्षमता का प्रदर्शन करता है। घरेलू स्तर पर विकसित XP100 इंडियन ऑयल की स्वदेशी ऑक्टामैक्स तकनीक यानी ऑक्टामैक्स टेक्नोलॉजी का लाभ उठाता है जिसे उच्च स्तरीय वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है और यह अपने असाधारण एंटी नॉक गुणों से सुसज्जित है। एंटी नॉक गुणों के साथ डिजाइन किया गया यह इंजन प्रदर्शन को बढ़ाने, तेज गति, सुगम चालन और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए विकसित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस ग्रोथ के मामले में पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रकाशित वित्तीय आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच कुल कारोबार और जमा एकत्रित करने के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। किसने की है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। वित्त वर्ष 24 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कुल कारोबार घरेलू में 15.94% की वृद्धि दर्ज की और भारतीय स्टेट बैंक 13.12% ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पर है। एसबीआई का कुल कारोबार बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लगभग 16.7 गुना अधिक है। जमा संग्रहण में वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15.66% की वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है। कम लागत वाली चालू खाता एवं बचत खाता जमाओं की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 52.73% की वृद्धि के साथ पहले स्थान पर। ठीक है, इसके बाद 50.02% की वृद्धि के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है और पूंजी पर्याप्त अनुपात के मामले में 17.38% के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि फोन पे द्वारा श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत। तो देखा जाए तो 15 मई को भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा पोर्टल फोन पे ने श्रीलंका में अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई भुगतान स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए लंका पे के साथ सहयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता के संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए किस कंपनी पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये जुर्माना लगाया है हीरो फिनकॉर्प पर। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने हाल ही में किस बुलियन एक्सचेंज के पहले ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनाने के लिए घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी एडा ने एचडीएफसी लाइफ की अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी है केकी मिस्त्री की नियुक्ति पर। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने में सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया। तो ये समझौता किया है
बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है सॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024। तो देखा जाए तो 21 मई को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान के 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर कुलकर्णी को मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय घटनाओं पर उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए इस 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हांगकांग के दिवंगत परोपकारी रन शॉ द्वारा स्थापित है और 100 पुरस्कार में खगोल विज्ञान, जीवन विज्ञान तथा चिकित्सा और गणितीय विज्ञान में 3 वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में $1.2 मिलियन का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। इसे प्राइज फाउंडेशन हांगकांग द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024। तो 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार जो है वो छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है और यह पुरस्कार जो है वो विश्व के 6 महाद्वीपीय क्षेत्र अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वीपीय राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के पर्यावरण नायकों को सम्मानित करता है। विजेताओं को पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। देखा जाए 35वां गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता के बारे में, तो एशिया के क्षेत्र में दिया गया है, विजेता है आलोक शुक्ला जो कि भारत के हैं और इनका वर्ग था 1। ठीक है, और यूरोप के क्षेत्र से है टेरेसा विंसेंट, स्पेन के हैं, महासागर और तट वर्ग से। उत्तरी अमेरिका से है आपको एंड्रियाज विडोरे जो कि यूएसए से हैं और जलवायु एवं ऊर्जा के वर्ग में इन्हें दिया गया है। फिर आता है अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका में है नॉन हले मबूथुमा और तिनेगुंग जुकुले जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और महाराष्ट्र महासागर और तट वर्ग में दिया गया। दक्षिण और मध्य अमेरिका में दिया गया है मार्शल गोम्स को जो कि ब्राजील से हैं और खाद्य एवं कृषि के लिए दिया गया। द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र में दिया गया है, विजेता है मुर्रावाह मारुचि जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और जलवायु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हीटली गोल्ड अवार्ड। 2 मई 2024 को असम राज्य की वन्य जीव विज्ञान डॉक्टर है पूर्णिमा देवी, ठीक है, वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार जो है वो असमिया के स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाना जाने वाला लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुएंट स्टॉक और उसके आर्द्र भूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए दिया गया है। व्हीटली गोल्ड अवार्ड यूके स्थित व्हीटली फंड फॉर नेचर द्वारा संरक्षण प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 108वां पुलित्जर पुरस्कार 2024। तो 6 मई 2024 को पुलित्जर बोर्ड ने पत्रकारिता, पुस्तक, नाटक और संगीत तथा विशेष उद्धरण जैसे श्रेणियों के तहत 108वां पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। प्रोपब्लिका ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी के अंतर्गत पत्रकारिता में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर ने खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी के तहत 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। वॉशिंगटन पोस्ट के डेविड ई हॉफमैन ने संपादकीय लेखन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता। इसके अलावा ग्रेग टेट, गाजा में युद्ध को कवर करने वाले पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को विशेष प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया है। सार्वजनिक सेवा विजेता को स्वर्ण पदक मिलता है और अन्य सभी विजेताओं को $15,000 मिलते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब आते हैं विविध की ओर। पहला है अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024। तो 22 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया। और यह व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास जो है वो रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से 24 मई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और अधिक विकसित करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। और इसका लक्ष्य जो है, लक्ष्य प्रतिभागियों को उनके साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर सशक्त बनाना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गगन स्ट्राइक 2। मई 2024 में भारतीय थल सेना की खड़ग कोर ने भारतीय वायुसेना के साथ पंजाब में कई स्थानों पर 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 सफलतापूर्वक आयोजित किया। और यह अभ्यास जो है वो मशीनीकृत संचालन के समर्थन में प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के नियोजन को मान्य करने के लिए आयोजित किया गया था। गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास में अपाचे और ALHWASI हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन और भारतीय सेना के विशेष बल शामिल थे। इसका उद्देश्य है हेलीकॉप्टरों द्वारा लाइव फायरिंग सहित स्ट्राइक कोर द्वारा जमीनी हमले के समर्थन में बल गुणकों को मान्य करना। यह अभ्यास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जमीनी और हवाई संपत्तियों के निर्बाध एकीकरण को सक्षम करता है। ठीक है, अब आते हैं पुस्तक की ओर, जहां पहला है व्हाट आई द रैदर नॉट थिंक अबाउट। इसके लेखक है जेनते पोस्टहुमा। नेवर नेवर लैंड, इसके लेखक हैं नमिता गोखले। नॉट अ रिवर, इसके लेखक है सेल्वा अलमाड़ा। मुगल कालीन भारत में संगीत और संगीतकार, इसके लेखक हैं कैथरीन बटलर स्कोफिल्ड। नेक्स्ट है कैरोस। कैरोस के लेखक हैं जेनी एर्पनबैक। फिर है द डिटेल्स। द डिटेल्स के लेखक हैं इया जेनबर्ग। नेक्स्ट है मारिया, जस्ट मारिया, इसके लेखक हैं संध्या मैरी। अ गेम ऑफ फायर, लेखक हैं नानक सिंह। नेक्स्ट है एट होम इन इंडिया। एट होम इन इंडिया के लेखक हैं पुर्तुलेन हैदर। नेक्स्ट है मैटर 210, लेखक हैं वांग शोक योंग। अगला है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, लेखक हैं सौम्या अवस्थी और श्रवणा बड़ुआ। अगला है द विनर्स माइंडसेट, जिसके लेखक हैं सेन वॉटसन। नेक्स्ट है इकोज ऑफ एनलाइटमेंट, IGNCG जर्नी इनटू बौद्धिज्म, इसके लेखक हैं मयंक शेखर। अब आते हैं नियुक्ति की ओर, जहां पहला है HDFC लाइफ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो ये केकी मिस्त्री नियुक्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त, तो ये हुए हैं करीना कपूर खान। अगला देखें, अब मूव करते हैं निधन की ओर। तो निधन में है संगीत सिवन। फिल्म निर्देशक संगीत सिवन का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है मालती जोशी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वयोवृद्ध लेखिका एवं कहानीकार मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है जॉन AP काकज मारेक। लेखक ये जॉन AP काकक मारेक जो है वो प्रसिद्ध पोलिश संगीतकार हैं, जॉन AP काकक मारेक, और 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर। अब आते हैं खेलकूद की ओर, और ये आपको प्रतियोगिता दर्पण बुक का है जो रह गया था, इसको इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो देखा जाए तो बांग्लादेश जिम्बाब्वे T20 श्रृंखला 2024। मई 2024 में 5 T20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया और विजेता रहा बांग्लादेश 4-1 से।
नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत बांग्लादेश महिला क्रिकेट टी20 श्रृंखला। तो देखा जाए तो मई 2024 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 5 टी20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए बांग्लादेश का दौरा किया। विजेता रहा भारत 5-0 से। इस श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व जो है वो हरमनप्रीत कौर ने किया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। तो देखा जाए तो 26 मई 2024 को भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ताशकंद में सीनियर एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और एशियाई चैंपियनशिप सीनियर में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय जिम्नास्ट है। नेक्स्ट है रियल मैड्रिड की 36वीं बार ला लीगा खिताब। तो 11 अगस्त 2023 से 26 मई 2024 तक स्पेन का प्रतिष्ठित ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न हुआ। इस लीग टूर्नामेंट का खिताब रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया और रियल मैड्रिड 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में केएम दीक्षा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो 12 मई 2024 को उत्तर प्रदेश की एथलीट केएम दीक्षा ने लॉस एंजलिस में एक रेस में 1500 मीटर की दौड़ 4 मिनट 4.78 सेकंड में पूरी करके इस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। 2021 में हरमिलन बेस द्वारा राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में बनाया गया 4 मिनट 5.39 सेकंड का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। तो 17 से 25 मई 2024 को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के तत्वाधान में 11वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जापान में कोबे में हुआ। 6 स्वर्ण 5 रजत 6 कांस्य के साथ कुल 17 पदक जीतकर भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक तालिका में छठा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कोबे में भारत के सभी 6 स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम है। पहले है सचिन खिलाड़ी पुरुष की शॉटपुट में F46 में, सुमित अंतिल पुरुष की जेवलिन थ्रो में F64 में, मरियप्पम थंगावेलु पुरुष की ऊंची कूद में T63 में, एकता मयान महिलाओं की क्लब थ्रो में F51 में, दीप्ति जीवांजी महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में T20 में, सिमरन शर्मा महिलाओं की 200 मीटर T12 में। नेक्स्ट है महिलाओं की शॉटपुट में आभा खाटुआ का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो 13 मई 2024 को महाराष्ट्र की 28 वर्षीय आभा खाटुआ ने भुवनेश्वर में 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में महिलाओं के शॉटपुट में 18.41 मीटर तक गोला फेंककर इस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बावजूद आभा खाटुआ पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एलोर्डा कप। एलोर्डा कप 2024 ये 12 से 19 मई को, ठीक है, 12 से 19 मई 2024 को अस्ताना यानी कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोर्डा कप मुक्केबाजी का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय पदक विजेता में आपको स्वर्ण 2 है, मीनाक्षी 48 किलोग्राम और निखत जरीन 52 किलोग्राम। रजत पदक भी 2 है, एक 50 किलोग्राम में अनामिका और मनीषा 60 किलोग्राम में। फिर कांस्य पदक देखा जाए तो कांस्य पदक 8 है, 4+4 यानी 4 पुरुषों में और 4 महिलाओं में। पुरुषों में आपको है याइफाबा सिंह सोइबाम 48 किलोग्राम में, अभिषेक यादव 67 किलोग्राम में, विशाल 86 किलोग्राम में, गौरव चौहान 92 किलोग्राम में। महिला कैटेगरी में देखें तो सोनू 63 किलोग्राम में, मंजू बम्बोरिया 66 किलोग्राम में, सलाखा सिंह सनसनवाल 70 किलोग्राम में और मोनिका 81 किलोग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन 2024। 21 से 26 मई 2024 को कुआलालंपुर में सुपर 500 लेवल के मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन 2024 संपन्न हुए। पुरुष एकल के विजेता थे विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, उप विजेता रहे ली जी जिया मलेशिया के। पुरुष युगल में रहे किम एस्ट्रॉप और एंड्रस स्कारोप।
ठीक है, राम रासमुसेन डेनमार्क की जोड़ी है, ठीक है, एंडर्स स्कारुप रासमुसेन। और उपविजेता रहे जिन योंग वर्सुंग योंग दक्षिण कोरिया के। महिला एकल में विजेता है वांगजी ही चीन के। और पीवी सिंधु हारी है यहाँ पर भारत की। ठीक है, ये लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन टेनिस 2024। देखा जाए तो 23 अप्रैल से 5 मई 2024 को मैड्रिड स्पेन में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ। विजेता है पुरुष एकल में आंद्रेज रूबलेव। उप विजेता है फ्लेक्सिस ऑगर ओलियासिमे कनाडा के। पुरुष युगल में विजेता है सेबेस्टियन कोडो अमेरिका के और जॉर्डन थॉमसन ऑस्ट्रेलिया के। और उप विजेता है एरियल बेहर उरुग्वे और एडम पावलासेक चेक गणराज्य के। महिला एकल में विजेता है इगा स्वियातेक पोलैंड के और आरियाना सबालेंका बेलारूस के। महिला युगल में विजेता है क्रिस्टिना बुक्सा और सारा सोडिबेस टोर्मा स्पेन के और बारबरा क्रेस्कोवा चेक गणराज्य और लॉरा सिगमेंडे जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है थॉमस कप। थॉमस कप और उबेर कप 2024 दोनों कप चीन नहीं जीते। तो देखा है तो 27 अप्रैल से 5 मई 2024 को बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप के थॉमस कप व उबेर कप के लिए मैच जो है वो चीन में चेंगडुई में खेले गए और ये दोनों कप की मेजबानी चीन ने ही जीता। ठीक है, पुरुष के 33वें थॉमस कप के लिए चीन ने इंडोनेशिया को फाइनल में 3-1 से पराजित किया। इंडोनेशिया ने हराया किसे? इंडोनेशिया को हराया चीन ने। ठीक है, और महिलाओं के 30वें उबेर कप के लिए फाइनल में चीन ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पुरुषों और महिलाओं की विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का यह आयोजन जो है वो 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है और ये आगामी आयोजन अब जो होगा वो 2026 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तमिलनाडु की वैशाली रमेश बाबू व पी श्याम निखिल भारत के 84वें और 85वें ग्रैंड मास्टर। तो देखा जाए तो तमिलनाडु की 22 वर्षीय वैशाली रमेश बाबू 31 वर्षीय पी श्याम निखिल ने शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त किया। वो भारत के क्रमशः 84वें और 85वें ग्रैंड मास्टर हैं। तमिलनाडु की वैशाली रमेश बाबू जो कि जीएम प्रंगानंद रमेश बाबू की बड़ी बहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं इटालियन ओपन यानी रोम मास्टर्स 2024। तो ये 8 से 19 मई को, ठीक है, 8 से 19 में मई 2024 को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का 81वां संस्करण रोम में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता है अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के। उप विजेता है निकोलस जेरी चिली के। महिला एकल में विजेता है इगा स्वियाटेक पोलैंड के और उप विजेता है आरियाना साबालेंका बेलारूस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व कप तीरंदाजी 2024। 2024 का विश्व कप तीरंदाजी में देखा जाए तो 23 से 28 अप्रैल 2024 को हुआ। वर्ल्ड आर्चरी के तत्वाधान में विश्व कप तीरंदाजी 2024 का पहला चरण शंघाई चीन में हुआ। 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक भारत ने जीते थे। फिर 21 से 26 2024 को दूसरा चरण दक्षिण कोरिया में येचेयोन में हुआ और यह स्वर्ण भारत ने महिला टीम ने तथा रजत भी जीता। ठीक है, और दूसरा चरण में भारत में केवल 1 स्वर्ण 1 रजत ही जीत सका। मिस्र टीम ने रिकॉर्ड में ही जीते हैं। और विश्व कप तीरंदाजी में तीसरा चरण 18 से 23 जून 2024 को अंतल्या में तुर्की में होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मई 2024 में 3 फॉर्मूला 1 रेस। पहला है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। मियामी ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता है वो है एल नॉरिस यानी मैक्लारेन टीम के। और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स विजेता है एम वर्स्टापन रेडबुल टीम के। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स विजेता है सी लेक्लेयर फरारी टीम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला है कि 22 मार्च से 26 मई 2024 तक आईपीएल के 17वें संस्करण का आयोजन भारत में हुआ।
तो देखा जाए तो 26 मई 2024 को फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स एवं सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। विजेता थे कोलकाता नाइट राइडर्स, कप्तान रहे श्रेयस अय्यर। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट इसमें आगे है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले 2012 में और 2014 में आईपीएल खिताब जीता। टीम विजेता अगर है केकेआर को जो प्राप्त राशि है वो है 20 करोड़ रुपए। उप विजेता टीम है सनराइजर्स हैदराबाद को जो प्राप्त राशि है वो है 12.5 करोड़। आईपीएल 2024 में कुल टीमें जो है वो 10 टीमें थी। ठीक है, और देखें तो आईपीएल 2024 में खेले गए जो कुल मैचों की संख्या है वो 74 मैच खेले गए। टाटा ग्रुप 2024 से लेकर 2028 की अवधि तक के लिए आईपीएल का टाइटल प्रायोजक है। और आईपीएल में कुछ महत्वपूर्ण कीर्तिमान देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं फाइनल में मिचेल स्टार्क है। ठीक है, मिचेल स्टार्क जो कि पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। ठीक है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जो चुने गए हैं वो है सुनील नारायण, कोलकाता नाइट राइडर्स के थे, पुरस्कार राशि थी 10 लाख रुपए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है नीतीश कुमार, सनराइजर्स हैदराबाद के, पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए। फिर है फेयर प्ले अवार्ड, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, सनराइजर्स हैदराबाद को मिला है सॉरी फेयर प्ले पुरस्कार और पुरस्कार राशि मिला है 10 लाख रुपए। सीजन का ऑरेंज कैप यानी कि टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले के लिए दिया जाता है ऑरेंज कैप और ये मिला है विराट कोहली को। आरसीबी के विराट कोहली 15 पारियों में कुल 741 रन बनाए, पुरस्कार राशि मिला है इन्हें 10 लाख रुपए। ठीक है, और सीजन का जो पर्पल कैप है यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले के लिए जो पर्पल कैप दिया जाता है वो दिया गया हर्षल पटेल को जो कि पंजाब किंग्स के हैं, 24 विकेट प्राप्त किया, पुरस्कार राशि मिला इन्हें 10 लाख रुपए। कैच ऑफ द सीजन चुने गए हैं रमनदीप सिंह, कोलकाता नाइट राइडर्स के, और पुरस्कार राशि मिला है 10 लाख। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले हैं अभिषेक शर्मा, कुल 42 छक्के इन्होंने लगाए थे सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024। तो 17 से 25 मई को मध्य जापान के कोबे में स्थित यूनिवर्साइड मेमोरियल स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया और भारतीय टीम चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक के साथ पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा। पदक तालिका में चीन जो है वो 87 पदक के साथ पहले स्थान पर, ब्राजील 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, उज्बेकिस्तान 13 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे देखें इसमें तो भारतीय पदक विजेता जो है आपको है दीप्ति जीवनजी, स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया। सिमरन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सचिन संजय राव खिलड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एकता भयान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुमित ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब रिंकू ने रजत पदक, काशीस लाकड़ा ने रजत पदक, ठीक है, और योगेश कथुनिया ने रजत पदक, भाग्यश्री महावीर जादव ने रजत पदक और निषाद कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीति पाल ने 2 कांस्य पदक प्राप्त किया 100 मीटर और 200 मीटर में। नवदीप ने कांस्य पदक प्राप्त किया। अजीत सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया। धर्मवीर ने कांस्य पदक प्राप्त किया और संदीप ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जीता स्वर्ण पदक। तो 15 मई 2024 को ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन हुआ है 12 से 15 मई को। ठीक है, 12 से 15 मई 2024 के मध्य ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजन किया गया और इस दौरान नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जैवलिन थ्रोअर स्पर्धा में 82.27 मीटर का थ्रो किया। इस प्रतियोगिता में डीपी मनु ने 82.06 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, जबकि उत्तम बाला साहेब पाटिल ने 78.39 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब मूव करते हैं दिवस की ओर।
दिवस में देखा जाए तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस, जिसका थीम है जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विशेष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसका थीम था मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, सतत भविष्य, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसका थीम है हमारी नर्सिंग हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसका थीम है परिवार एवं जलवायु परिवर्तन, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जिसका थीम है हमारे जीवन में प्रकाश। 17 मई को मनाया गया है विश्व संचार दिवस, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। फिर 17 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, जिसका थीम था प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। 21 मई को मनाया गया है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसका थीम था योजना का हिस्सा बनो। 23 मई को मनाया गया है विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मोरखोर दिवस। 24 मई को मनाया गया है भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस, जिसका थीम है एक लचीला सामान्य भविष्य, हमारा राष्ट्रमंडल को बदलना। 25 मई को मनाया गया विश्व फुटबॉल दिवस। 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस, जिसका थीम है गैर संचारी रोग। 28 मई को मनाया गया महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, थीम है महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसका थीम था तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचो, बच्चों की सुरक्षा। ठीक है, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। तो चलिए वीडियो यहाँ समाप्त होता है। क्रॉनिकल का क्रॉनिकल जुलाई 2024 समाप्त हुआ। प्रतियोगिता दर्पण ऑलरेडी कवर किया गया है। दोनों को मिलाकर आपको पीडीएफ बना दिया गया है। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप onlinestudycenter.in पर जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, onlinestudycenter.in के पीडीएफ सेक्शन से। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।